हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज हम इतिहास के ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी टीआरई 4, बिहार एसएससी, सीजीएल 4 एंड बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से सभी प्रतियोगिता परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 1857 की क्रांति का कंप्लीट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यहाँ इस चार्ट में देख रहे होंगे कि पुर्तगाल आया था 1498 में, डच आया था 1595 में, अंग्रेज आया था 1600 ईस्वी में, फ्रेंच आया था 1664 में। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, पी पुर्तगाल, डी डच, उसके बाद ब्रिटिश, बी उसके बाद एफ, पी डी एफ, बीच में बी लगा दीजिएगा तो याद हो जाएगा, पी डी बी और एफ। सबसे पहले पुर्तगाल आया था, फिर डच आया था, फिर ब्रिटिश आया था, फिर फ्रेंच आया था। इस तरह से 1698, 1595, 1600, 1498, 1595, 1600, 1664 में। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। अब देखेंगे पुर्तगाली प्रिंस हेनरी ने द नेविगेटर का आविष्कार किया था। 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज ने उत्माशा अंतरिप तूफानी अंतरिप की खोज की थी। 10 दिन की समुद्री यात्रा के बाद वास्को डी गामा अब्दुल मजीद गुजरात पथ प्रदर्शन की सहायता से 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था। 10 दिन की यात्रा के बाद वास्को डी गामा अब्दुल मजीद, नाम क्या था इसका, अब्दुल मजीद, गुजरात पथ प्रदर्शन की सहायता से 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था। कालीकट केरल के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। यहाँ से इस बात को याद रखना, किसने स्वागत किया था, जमोरिन ने। कहाँ पहुंचा था वो, कालीकट के केरल में। कितने दिन का सफर था, 10 दिन का सफर था। अगला है पेड्रो अल्वारेज कैबर्स 1500 ईसा पूर्व में पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पहला वास्को डी गामा आया, दूसरा पुर्तगाली कौन था, पेड्रो अल्वारेज। उसके बाद काली मिर्च के व्यापार से वास्को डी गामा को 60 गुना अधिक मुनाफा होता था। यहाँ से काली मिर्च को मसाला को ले जाते थे और अपनी कंट्री में जाकर के बेचते थे, तो 60 गुना, अगर 1 रुपया में खरीदा तो वहाँ 59 रुपया ज़्यादा उसको मिलता था, 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, इसलिए आए थे। पुर्तगाली के 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य इनका था, पुर्तगाली के पहला उद्देश्य अरब और वेनिश इटली व्यापारियों को भारत से प्रवास समाप्त करना, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा, 1503 कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। 1503 कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था। 1502 में दूसरी बार, 1524 में तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आया। पहले आया था 1498 में, फिर 1502 में, फिर 1524 में तीसरी बार आया, और 1543 में कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई। ये था वास्को डी गामा का इतिहास। अब फ्रांसिस्को अल्मीडा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पुर्तगाली गवर्नर था। शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई थी। शांत जल की नीति कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 से 1509। उसके बाद कह रहे हैं दूसरी फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर स्थापित हुई। उसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 में। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीता गया। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया और 1511 में व्यापारिक मंडी मलक्का मलेशिया और हरमुज ईरान पर अधिकार किया गया। भारतीय सेना को भर्ती किया गया। उसके बाद नीनो डी कुन्हा, ये आते हैं एक इतिहासकार, नीनो डी कुन्हा, 1529 से 1538 ईस्वी की इसका शासनकाल रहा। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किए थे। नोट, प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती पुर्तगाली ने लाया था। प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती पुर्तगाली भारत में लाए थे। उसके बाद है डच, ये तो हो गया आपका पुर्तगाली का। उसके बाद डच देखेंगे। नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। 1595 से 1596 में कॉर्नवालियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच भारत आए। 1605 में
मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। 1610 में चंद्रगिरी के राजा से समझौता कर पुलिकट तमिलनाडु में स्वर्ण सिक्के ढालने लगा। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में 1627 में स्थापित की गई। डच को भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। डच भारत से नील, सूती और शोरा का निर्यात करते थे। डच ने मसाले के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर अधिक महत्व दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, डच ने मसाला, वास्को डी गामा मसाला पे जोड़ दिया, लेकिन डच जो आए तो वो मसाला पर ज़्यादा जोड़ देकर नहीं, कपड़े के निर्यात पर ज़्यादा जोड़ दिया। भारत में कपड़ों का निर्यात का श्रेय डचों को जाता है। 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और डच भारत से चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं अंग्रेज। 1600 से लेकर के 1947 तक अंग्रेज बने रहे भारत में। विलियम डेक ने 1580 में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। कौन? विलियम डेक। 1599 में स्थल मार्ग से व्यापारी के रूप में जॉन मिल्डेन हॉल भारत गुजरात आया था। 1603 में आगरा पहुंचा। स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने वाली लिवेंट कंपनी थी। जेम्स लंकास्टर ने रेड ड्रैगन्स नामक जहाज से 1593 में तमिलनाडु के तटवर्तीय क्षेत्र में आता है। उसके बाद अंग्रेज 1600 से लेकर के 1947 तक में कैप्टन हॉकिंग्स हेक्टर नामक जहाज से 1608 में भारत आता है। उसके बाद देखेंगे और टॉमस स्मिथ के नेतृत्व में इंडोनेशिया में मसाले के व्यापार के लिए 1601 में जाते हैं, परंतु वहां डच मजबूत से बने हुए थे, वहां उसका काम नहीं बना। जेम्स प्रथम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 लोगों को शामिल किया। 24 अगस्त 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंग्स हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा और आगरा में जहांगीर से मिला। हॉकिंग्स तुर्की और फारसी दोनों भाषा जानता था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी से हॉकिंग्स बात करता था। हॉकिंग्स को फारसी भाषा अच्छा से बोलने आता था, इसलिए मुगल के जो उस समय शासक थे उस ज़्यादा मुतवज्जह हुए उससे। इससे खुश होकर के क्या किए, वो 400 का मनसब दिया। उपाधि में फिरंगी खान, इंग्लिश खां दी। 2 नाम दिया, फिरंगी खां और इंग्लिश खां। किसको दिया? हॉकिंग्स को। तुर्की था, फारसी भाषा जानते थे। शादी भी करा दी उसकी। 1611 में हॉकिंग्स भारत से वापस लौट जाता है और 1611 में प्रथम अस्थायी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापना की जाती है। 1611 में कमांडर मिडल्टन और सेनापति थॉमस टेस्ट द्वारा स्वालिट सुल्ती के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया जाता है। 1612 में कैप्टन वेस्ट के पुर्तगालियों को पराजित कर दिया जाता है। उसके बाद लंदन में ट्रेडिंग इनपुट दी इंडिया की स्थापना की। 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने 15 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त दे दिया। 1603 में एलिजाबेथ टेलर प्रथम की मृत्यु हो जाती है और 1604 में जेम्स प्रथम राजा बनेंगे। उसके बाद 1619 तक, सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम 1603, 4, 15 सर जोमस रो को जेम्स प्रथम ने दूत बना करके 1615 में सूरत में पहुंचाया और 1616 में वो अजमेर में जहांगीर से मिला और मिलने के बाद 6 चित्र जेम्स से भेजा। चश्मा दिया, चश्मा लगा करके जहांगीर शासन करता था। कौन ऐसा शासक है जो चश्मा लगा कर शासन करता था? तो याद रखेंगे, वो जहांगीर थे। उसके बाद है पहला मुगल शासक जो चश्मा लगा करके शासन करता था, तो जहांगीर। टॉमस रो ने उपहार दिया, जहांगीर को दिया, लाल बख्शी का। किसका दिया था? लाल बख्शी का। 1619 तक अहमदाबाद बड़ौदा कंपनी स्थापित की, लेकिन नियंत्रण किसके हाथ में था? सूरत से होता था। 1663 में पूर्वी तट पर पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा स्थापित हुआ। 1632 में गोलकुंडा तेलंगाना के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले बंदरगाह से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया। फ्रांसीसी ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया, किलेबंद करा करके और फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। इसका नाम क्या रख दिया गया? फोर्ट जॉर्ज नाम रख दिया गया। किससे लिया पट्टे पर किससे लिया इन्होंने? फ्रांसीसी डे। 1639 में चंद्रगिरी राजा
चंद्रगिरी राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और लेने के बाद उसका नाम जो से रख दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसलिए इसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद 1661 में चार्ल्स द्वितीय को 1,70,000 पाउंड उधार दिया, बदले में अनुमति ली। क्या क्या? सेना रखने की अनुमति मांगा, सिक्का ढालने की अनुमति ली, न्याय करने की अनुमति ली, गैर ईसाई राज्य से संधि की अनुमति ली और सेना रखने की अनुमति ली। इतना ज़्यादा क्या? 1,70,000 पाउंड देने के बाद इन्होंने इतना ज़्यादा इसे अनुमति ली। 1661 में जॉर्ज द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथलिक ऑफ बिग्रेजा से किया गया और बदले में मुंबई 7 द्वीपों का शहर जिसे कहा जाता है दहेज में मिला। कैथलिक ऑफ ब्रेजा से किया गया और 7 द्वीपों का शहर दहेज में मिला। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर कंपनी को दे दिया। 1669-77 तक मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन बना? गेराल्ड ओरिगेर था, जो मुंबई का प्रथम गवर्नर भी रहा। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवम में रक्तहीन क्रांति हुई, वहां उदारवादी दल की सरकार बनी। विलियम थर्ड और मैरी को सम्राट घोषित किया गया। अभी हम भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन और 1857 की क्रांति इस वीडियो में पूरा थ्योरी कराएंगे। उसके बाद इन दोनों टॉपिक से हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ में ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाए। और ये कर लेते हैं तो आपको ये यूरोपीय कंपनी का आगमन और 1857 की क्रांति से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। तो इससे इनफ है, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना काफ़ी है। आप अगर कंटिन्यू इस सेशन को रखते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा आगे। बीपीएससी आप ये AUDO दे रहे हैं या फिर बीपीएससी TRO4 दे रहे हैं या बिहार SSC दे रहे हैं या CGL4 दे रहे हैं, सब में GS पेपर में भी और जिसका मेन सब्जेक्ट होगा उसमें भी काम आएगा। बिहार का अतिरिक्त कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी काम आएगा। तो हम थे यहाँ, गेराल्ड ओरिगेर था। 1688 में इंग्लैंड में गौरव में रक्तहीन क्रांति हुई, वहाँ उदारवादी दल की सरकार बनी और मैरी को सम्राट घोषित किया गया। एक नई कंपनी का स्थापना हुई। 1694 में इंग्लैंड के संसद हाउस ऑफ कॉमन में एक अधिनियम पारित किया गया, कोई भी ब्रिटिश पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकता है, ऐसा अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद 1698 में 2 कंपनियां बनी। 2 कंपनियों को अच्छी तरीके से याद रखेंगे, एक जनरल इंग्लिश कंपनी बने, एक दूसरा सोसाइटी ट्रेडी द ईस्ट। जनरल इंग्लिश कंपनी, सोसाइटी ट्रेडी टू द ईस्ट, ये 2 कंपनियां 1698 में बनी। कंपनी विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 के दरबार में भेजा गया, यानी कि औरंगजेब का जो शासनकाल था 1658 से लेकर के 1707 तक था, उसके दरबार में भेजा गया था। किसको? नॉरिस को, विलियम नॉरिस को भेजा था। हैमिल्टन ने फारुखसियार को भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। फारुखसियार बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो ये जब आए इनसे मिलने के लिए तो देखे बीमार है तो उसका इलाज किए। इलाज करने के बाद वो ठीक हो गए। ठीक करने के बाद बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद वैसे उसके साथ में संधि किए। संधि क्या किए? 30,000 वार्षिक कर में बंगाल की दीवानी दे दी गई। अब कंपनी 38 गांव खरीदने का अधिकार मिल गया। मुंबई में सिक्के ढालने की छूट मिल गई। सूरत को 10,000 वार्षिक कर देने लगे। उसके बाद आइए फ्रांसीसी का जो शासनकाल था 1664 से लेकर के 1761 तक रहे। लुई 16वें के मंत्री थे कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसे कंपनी देश इंडे ओरिएंटल्स कहा जाता है। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो द्वारा सूरत में स्थापित की गई। मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर ली और मछलीपट्टनम में 1669 में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद 1672 ईस्वी में एडमिरल डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को हरा करके सेंट थॉम छीन लिया। 1673 में कंपनी के निदेशक कौन थे? फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकुंडापुरम के सूबेदार से शेर खां लोधी से एक गांव लिया जो पांडिचेरी के नाम से जाना गया। फ्रांसीसी मार्टिन के भारत वास्तविक संस्थापन माना जाता है। फ्रांसीसी मार्टिन को भारत का वास्तविक संस्थापन माना जाता है। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 में फ्रांसीसी से पांडुचेरी ले ली। 1697 में रिजविक की संधि द्वारा पांडुचेरी लौटा दिया गया। 1706 में मार्टिन की मृत्यु हो गई और 1731 में गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति हुई। फ्रेंच ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मलाबार स्थित माही तथा 1739 में कारीगर पर
कब्जा कर लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और नहीं तो इसे आप कॉपी पर राइट डाउन कर लेंगे। एक बार लास्ट टाइम सिर्फ रिवीजन कर लीजिएगा, काफ़ी है आपके लिए। 1742 में फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने को छोड़ करके राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति में काम शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध हुआ। उसके बाद चंदा साहिब, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, ये इसको याद करने का जो एक तरीका है वो है मोहम्मद अली मैन अंग्रेज जी, मोहम्मद अली मैन, नासिर जंग, मोहम्मद अली अनवारुद्दीन का पुत्र, MN मैन अंग्रेज, द्वितीय कर्नाटक विश्व युद्ध। अब देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। उससे पहले हम प्रथम देखेंगे। प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था 1746 में से 48 कहा जाता है, 46-48 का शासनकाल डेट था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र था। इस युद्ध का तत्कालिक कारण था बर्नेल के नेतृत्व में अंग्रेजों सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना, इसके वजह से हुआ था। परिणाम स्वरूप डुबले ने मॉरिशस के गवर्नर लॉ बुरेनो के सहयोग से अंग्रेज गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूत किया। कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की सेना और 700 सेना फ्रांसीसी पर आक्रमण के लिए भेजी थी। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध 1748 में नवाब को हराया और यूरोप में एला साफेत 1748 की संधि के साथ ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद इस संधि ने मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुई बर्ग फ्रांसीसी को मिला। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध देखेंगे 1749 से लेकर के 1754 में हुई थी। निजामुल्क आसफ जाह की मृत्यु में 1748 में हुई। उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। इसी समय चंदा साहिब को मराठों द्वारा रिहा किया गया। आसफ जाहों का पुत्र नासिर जंग उत्तराधिकारी बना, परंतु भतीजे मुजफ्फरपुर जंग ने विद्रोह कर दिया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उसका बहनोई चंदा साहिब के बीच विद्रोह शुरू हुआ। उसके बाद डुप्ले ने परिस्थिति देख करके मुजफ्फर जंग को हैदराबाद तथा चंदा साहिब को कर्नाटक का साहब बनने का वचन दे दिया। अक्टूबर का युद्ध हुआ था, अंबूर का युद्ध हुआ था 1749 में। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब तथा डुप्ले ने अंबूर की लड़ाई तमिलनाडु वेल्लोर में अनवरुद्दीन को हरा के मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली, जो त्रिचन्नापल्ली दुर्ग में शरण ली। चंदा साहिब आरकाट को अपनी राजधानी बना करके शासन करना शुरू किया। फ्रांसीसी को पांडुचेरी के निकट 80 गांव दान दे दिया गया। अंग्रेज के निजाम पद के लिए नासिर जंग यानी आसफ जाह के पुत्र का साथ दिया। 1750 में अंग्रेजों की सहायता से जिंदगी नदी के तट पर चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी सेना को हरा दिया गया। नासिर जंग की सेना विद्रोह कर दिया, जिसमें नासिर जंग मारा गया। डुप्ले ने तुरंत मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया। बदले में कंपनी को 50 लाख तथा 5 लाख दिया। 50 लाख सेना दिया और 5 लाख रुपया दिया। फ्रांसीसी अधिकारी बुस्सी अपनी संरक्षण मुजफ्फर जंग को पांडुचेरी से ले लिया। रास्ते में कुछ पठानों ने हत्या कर दी। उसके बाद बुस्सी ने निजाम के दूसरे बेटे, नाम क्या था उसका, सलावत जंग को निजाम बनाया। क्लाइव एक कलर के रूप में मद्रास आया। क्लाइव के सुझाव से 1752 में मराठा सरदार सुरारी राव अरकट पर हमला कर चंदा साहिब के पुत्र राजा साहेब की सेना को हरा दिया। चंदा साहिब को तंजौर से राजा मार दिया गया और मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। दुबले को 1754 में फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लिया और गुडेहू पांडुचेरी का गवर्नर बनाया गया। गुडेहू ने अंग्रेजों को पांडुचेरी की संधि की। J.R. निरीथन ने कहा कि डुबले के भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया। पांडुचेरी की संधि 1755 संदर्भ में डुबले ने कहा गुडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला। इस युद्ध का तत्कालीन कारण था क्लाइव और वाटसन द्वारा चंदननगर बंगाल पर अधिकार करना। वास्तविक शुरुआत हुई थी 1758 में, जब फोर्ट सेंट डेविड यानी तमिलनाडु तथा मद्रास को घेर लिया। तब 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ। आयरकुट और काउंट की लाली के बीच में हुआ था। उसके बाद
मालशाह ने लिखा है, वांडीवास का युद्ध ने महान भवन यानी जिसे डूमा संसद तथा डुबले ने निर्मित किया था ध्वस्त कर दिया। 16 जनवरी 1761 को पांडुचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद डेन, अंग्रेजों के बाद 1616 में डेन यानी कि डेनमार्क भारत आए। तंजौर के निकट ट्रेबार में 1620 में पहली फैक्ट्री स्थापित हुआ। 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया गया। 1745 में अपनी सारी कंपनियों को अंग्रेज के हाथ बेच करके फिर वो चले गए यहाँ से। अब यहाँ पर देखेंगे एक सारणी में कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से लेकर के 48 में, कारण क्या था? ऑस्ट्रिया और उत्तराधिकारी के लिए। और संधि किसके साथ में हुआ था? एला सापेल की संधि हुई थी। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से 54 में। ये कारण क्या था? कर्नाटक तथा हैदराबाद के राजा के लिए पांडुचेरी की संधि हुई थी। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 में, कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। इसकी पेरिस की संधि के बाद ये समाप्त हो गई। अब हमारा अगला टॉपिक है 1857 की क्रांति, जो हर एक एग्जाम में 1857 की क्रांति से कुछ न कुछ क्वेश्चन रहता है। 1857 की क्रांति का संपूर्ण हम विस्तार देखेंगे, क्या क्या हुआ था। तो पहली बात करें हम, डलहौजी ने के नीतियों के विरोध सैन्य अधिकार ने चेतावनी दी थी। 1806 में बेल्लारमथ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। 1842 में बर्मा युद्ध में भारत की सेना को उचित वेतन न मिलना। 1825 असम के तोपखाने में विद्रोह हुआ। 1849 से 50 में पंजाब के गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट विद्रोह पर उतर आई। विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पास्टन। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। भारतीय सम्राट बहादुर शाह जफर थे द्वितीय। गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। इस विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये था पामस्टन, यहाँ लिखा हुआ ये पामस्टन है। विक्टोरिया है ब्रिटेन के महारानी। भारतीय सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। इस विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। अब यहाँ देखेंगे विद्रोह का स्वरूप क्या क्या है। सैन्य विद्रोह किसने कहा? जॉन लॉरेंस और जॉन सीले ने कहा। उसके बाद हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स ऑस्ट्रम और टेलर ने कहा। बर्बरता और सभ्यता की मध्य संघर्ष किसने कहा? टी.आर. होम्स ने कहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा। धर्म युद्ध रीज ने कहा। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? बेंजामिन डिजरायली और अशोक मेहता ने कहा। ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये आर.सी. मजूमदार ने कहा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो थ्योरी आपको याद रखना है। उसके बाद है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या क्या थे। आर्थिक कारण थे, सामाजिक धार्मिक कारण थे, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सैन्य कारण और तत्कालिक कारण। ये सारे 6 कारण थे 1857 की क्रांति का। आइए हम आर्थिक कारण के बारे में बात करें तो भू राजस्व की नीतियाँ गलत थी। उसके बाद है विद्योगीकरण। उसके बाद 1813 की मुक्त व्यापार नीति और अकाल और भूमिहीन कृषक, ये आर्थिक कारण थे। राजनीतिक कारण में मुगलों का अपमान था। डलहौजी ने इनाम आयोग की सिफारिश पर जागीरों को जब्त किया, इसके वजह से विस्तारवादी नीति। सहायता संधि, इसमें हैदराबाद के निजाम 1798 और मैसूर 1799। व्यापक संधि में सतारा 1848 और जैतपुर 1849। प्रशासनिक कारण में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, जटिल और महंगाई और न्याय व्यवस्था खराब हो गया था। 1837 में कोर्ट की भाषा एवं सरकारी सेवा के अंग्रेजी भाषा कर दिया गया था, इसके वजह से भी। उसके बाद सामाजिक धार्मिक कारण में थे। सामाजिक धार्मिक कारण में भारतीय जो समाज थे उसके धर्म में हस्तक्षेप करना, ये सबसे बड़ा कारण था। ब्रिटेन के सुधारवादी नीतियों से रूढ़िवादियों में असंतोष था। 1813 का चार्टर द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी गई थी, ये भी कारण था। 1850 का लेक्स लॉकी अधिनियम जारी किया गया था। आर्थिक प्रतीकों पर रोक लगा दिया गया था। 1854 का डाकघर अधिनियम आया था। उसके बाद सैन्य कारण में क्या क्या था? सैन्य कारण में नस्लवाद और कम वेतन का निम्न पद, यानी कि वेतन कम दिया जाता था अंग्रेजों की अपेक्षा, यानी कि उसके जो सैनिक थे उसका ज़्यादा वेतन था और भारतीय सैनिक का कम वेतन था, ये कारण था। क्रीमिया, पंजाब और प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। 1857 भारतीय सैनिकों को समुद्र पार विदेश सेवा अनिवार्य कर दिया गया। 1856 में जो भारतीय सेना थे तो उसको
समुद्र के उस पार जाकर के सेवा करना अनिवार्य कर दिया। ये भी कारण था। तत्कालीन कारण में है, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग पर निर्णय लिया गया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाता था। इस कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। उसके बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने इसे प्रयोग से मना कर दिया था। अब जाहिर सी बात है, अब कोई मुस्लिम होगा तो ये वाले चर्बी का इस्तेमाल है, गाय के चर्बी का इस्तेमाल है, तो ये दोनों क्या है, दोनों धर्म के लिए अलग अलग बात है। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा कर नहीं सकता, मुंह से निकाल नहीं सकता। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि तत्कालीन कारण में सैनिक आएगा। तो 29 मार्च को क्या कर दिए, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने इस प्रयोग पे मतलब प्रयोग करने से या चलाने से मना कर दिया। 34वीं रेजिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है और इसका ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो 34वीं रेजिमेंट ने के सैनिक मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट वॉग और मेजर सर्जेंट हास को गोली मार दी। किस किस को गोली मारा, इन दोनों नाम को याद रखेंगे। मंगल पांडे ने किसको मारा, लेफ्टिनेंट वॉग, उसके बाद है मेजर मार्जेट हास को, दोनों को गोली मार दिया गया। फलतः मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 24वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। इसके पश्चात धीरे धीरे विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। हालांकि दक्षिण भारत में इसका प्रभाव सीमित रहा। नए एनफील्ड राइफल के लाया गया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। क्रांति शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, मेरठ से हुआ था। तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो स्टार्ट कब हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ से। क्रांति का आरंभ, नए एनफील्ड राइफल। मंगल पांडे द्वारा वोग और मेजर सर्जेंट हास की हत्या करी कब, 29 मई 1857 को। मेरठ सैनिक इनकार कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ कर दिया। दिल्ली पर कब्जा कब किया, 12 मई को। दिल्ली में लड़ाई 14 सितंबर 1857 से युद्ध प्रारंभ, बनार्ड और विल्सन की संयुक्त सेना। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज का पुनः अधिकार हो गया। मुगल बादशाह जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया। उसके पुत्र व पोते को मार दिया गया। मुगल बादशाह जो थे दिल्ली में कब्जा किए हुए, उसको रंगून यानी कि वर्मा भेज दिया गया और उसके जो भी पुत्र थे, पोते थे, उसे मार दिया गया। बादशाह के पुत्र मिर्जा, मुगल मिर्जा ख्वाजा सुल्तान की पोता मिर्जा आबू, ये सारे थे। ब्रिटिश सेना ने जो सनाहार दिल्ली में किया था वह नादिर शाह के आक्रमण से भी भयानक था। गालिब उस समय दिल्ली में थे, गालिब जिंदे थे और उस समय दिल्ली में थे। अब यहाँ देखेंगे विद्रोह का स्वरूप, केंद्र था लखनऊ। 4 जून 1857 में लखनऊ से शुरू हुआ था। लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहे थे, बेगम हजरत महल। दमनकर्ता कौन थे, कैफेबेल। अन्य तथ्य अगर कहें यहाँ पर, तो अल्पआयु पुत्र बिरनीस कादर। उसके बाद कानपुर से कौन थे 1857 की क्रांति के लिए, 5 जून 1857 कानपुर से पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्त पुत्र का नाम था धोबूपंत या नाना साहब। और उसके दमनकर्ता थे हैवलॉक, नील और कॉपलिन, कैप्लन और व्हीलर संयुक्त रूप से ये थे दमनकर्ता, यानी कि उसको दबाने वाले, आंदोलन को दबाने वाले और आंदोलन को करने वाले ये थे। और उसके बाद कब हुआ था, ये थे। उसके बाद यहाँ देखेंगे सेनापति तात्या टोपे थे इसके, नाना साहब के तात्या टोपे। अन्य नाम था रामचंद्र पांडुर। मानसिंह धोखा दिया, मान सिंह ने धोखा दिया। 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई शिवपुरी में। उसके बाद तीसरा, झांसी से नेतृत्व कौन कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई, जून 1857। उसको दबाने वाले कौन थे, हुरोज। उसके बाद स्मिथ, हुरोज और स्मिथ दबाने वाले कौन थे, हुरोज और स्मिथ थे दबाने वाले उसको। आप देखेंगे मूल नाम था इसका मणिकर्णिका, पति का नाम गंगादाव। दलहौजी द्वारा हड़प नीति 1853 में आया था। समाधि ग्वालियर में हुआ था 17 जून 1858 में। हुरोज भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। हुरोज ने एक कथन दिया था, किसके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। उन्होंने कहा था भारतीय विद्रोह में यानी कि 1857 की क्रांति में यहाँ सोई हुई जितने भी लोग हैं उन लोगों में अकेली मर्द कौन थी, ये औरत अकेली मर्द थी, रानी लक्ष्मीबाई। इस कथन को भी आपको याद रखना है। उसके बाद असम से कौन कर रहे थे, असम से थे कंदप केशवर सिंह और मनीराम। दमनकर्ता यहाँ पर नहीं है। उसके बाद है फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका
दमनकर्ता कौन थे? जनरल हर्नाल्ड थे। इसको समझेंगे हम अन्य तत्वों में। मूल रूप से आरकार तमिलनाडु, कथन सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरोध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये कौन कहे थे? मौलवी अहमदुल्ला साहब ने कहे थे। अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा है, किस पर? इन पर। उसके बाद अंग्रेज साहब और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और सर्वोत्तम सैनिक हैं, इन्होंने ये कथन दिया था। बिहार से कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। बिहार से कुंवर सिंह कर रहे थे। इसका जो दमन करता थे वो कौन थे? विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, जनरल लॉर्ड। उसके बाद है गोरखपुर से कर रहे थे गजाधर सिंह, ये मिर्जा गालिब। 1796 आगरा से 1869 में आगो खे देवी, यहाँ देवी सिंह। उसके बाद मथुरा से देवी सिंह। उसके बाद बरेली से खान बहादुर खां। ये कम से कम याद रखना है कि कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे और कौन दमनकर्ता कौन थे। विसेंट आयर। उसके बाद देखेंगे हम स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव क्या क्या पड़ा। कंपनियों के शासन का अंत हो गया। भारत का अधिनियम 1858 आया। जनरल गवर्नर को वायसराय कहा गया, यानी कि उससे पहले जो पद था वो समाप्त करके उसके जगह पर जनरल गवर्नर वायसराय का, जनरल गवर्नर को समाप्त करके वायसराय का पद आया। सामाजिक हस्तक्षेप की नीति, उसके बाद साम्राज्यवादी नीति की हत्या हो गई। उसके बाद है रियासतों को स्वायत्तता मिल गई। महारानी विक्टोरिया केसर हिंद की उपाधि प्राप्त की, इसको केसर हिंद की उपाधि प्राप्त की। 1876 में घोषणा, 1 नवंबर में 1800 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद के वायसराय बने। उसके बाद अन्य सरकारी नौकरियों में प्रतियोगिता परीक्षा लागू कर दिया गया। सैन्य संस्था का पीली कमीशन लाया गया। उसके सांप्रदायिकता और अस्मिताओं को बढ़ावा मिला। रेल संचार आदि का विस्तार हुआ। ये सारे आंदोलन के फायदे हुए। मुख्य नेताओं का क्या हुआ? बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेज दिया गया। बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई। नाना साहब नेपाल भाग गए। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई। टाटिया टोपे फांसी पर चढ़ा दिए गए। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विफल क्यों हुआ? विफलता का कारण था संगठन का अभाव था, यानी कि एकजुट नहीं हो पाए। देशी राज्य और सामंतों का राजभक्त बने रहना। ग्वालियर, सिंधिया, इंदौर, होल्डर, हैदराबाद, जोधपुर, भोपाल, पटियाला, जींद, कश्मीर आदि ये सारे अलग थे, इसमें शामिल नहीं हो पाए। उसके बाद निश्चित उद्देश्य का अभाव था, एक उद्देश्य किसी का नहीं था, सबका अलग अलग उद्देश्य था। इसके वजह से कैनिंग का कथन था, कैनिंग ने क्या कहा? यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये बात सही कही थी कि सिंधिया ऐसे आंदोलन से अलग थे, अगर वो भी इसमें शामिल हो जाते तो कल ही उसको छोड़ करके भागना पड़ता। तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। कुशल नेतृत्व का अभाव था। आधुनिक हथियार और प्रौद्योगिकी का अभाव था। शिक्षित वर्ग की उदासीनता थी। ये सारे कथन किसने कहा? कैनिंग ने कहे थे। अन्य तथ्य में देखेंगे 1857 के पूर्व, 1857 से पूर्व के प्रमुख सैनिक विद्रोह 1764 में हुआ था बक्सर विद्रोह में हेक्टर मुंडो। 1766 में हुआ था सैनिक विद्रोह क्लाइव के द्वारा जी। उसके बाद है बैरकपुर, 1766 में हो गया सैनिक विद्रोह। 1806 में बेलोर विद्रोह हुआ था, सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह था। और 1824 में बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट में 1825 में असफ तोपखाने का विद्रोह हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इन दोनों टॉपिक के ऑब्जेक्टिव के साथ नेक्स्ट वीडियो।